स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं अली ज़फ़र। आप सब लोग जानते हैं उन्हें, आपने उनका म्यूज़िक सुना है, आपने उनकी फ़िल्म देखी है, लेकिन क्या आप लोग उन्हें जानते हैं? शायद नहीं, है ना? आज जान जाएंगे। आइए मिलते हैं अली ज़फ़र से। सो यू आर हियर। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, शुक्र है भाई। हाँ, मुबारक हो तीफा की। तीफा इन ट्रबल is not in trouble anymore. Yes, indeed. It's been so amazing. Audience have loved it. बट वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली का कोई रिवाज नहीं रहा ना, बट इट्स गेटिंग देयर। कितने वीक्स हो गए? आई थिंक अब कोई 10वां हफ्ता शायद। ओह, पहले तो पूरे सारे सिनेमाज पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे काउंट किए जाते थे ना, दोस वर काउंटेड एज वीक्स। एक ज़माने में तो फिल्म जो है वो साल 2 साल चलती रहती थी, बट नाउ इट्स ऑल बिकम अबाउट दैट वन वीकेंड एंड देन वन वीक. And the amount of business that you do there then transforms into... So much has changed since we made Shararat together, when you were singing Jugnuon Se Bhar Le Aachar. My first ever song recording. And he re-recorded it and re-recorded it. Bari studio में हुई थी, मुझे याद है. Yes. And there are not too many happy people around here, na? Thanks to It's amazing how one, कि कितना ज़रूरी है कि आदमी अपने पे यकीन रखे. I believed in you. और कोई भी किसी पे यकीन रखे. You believed in me. I absolutely believed in you. You stood for me and you said कि यही गाएगा. So thank you कि तुम आ गए, because तुम तीफा में तुम इतने बिजी थे कि ये कभी कहीं गए हो, कभी कुछ हो रहा है, कभी डबिंग हो रही है. ऐसे ही होता है. ऐसे ही होता है. जब फिल्म बन रही होती है तो सबको इंतजार करना पड़ता है. बिल्कुल. किसी ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि फिल्म जो है ना वो ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ इंसान को सिखाती है, इंसानों के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में. और सब्र का इम्तिहान ले. हाँ, इट्स अ पेशेंस टेस्ट. यस. लेकिन उसका फल जो है ना, मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ सही नीयत से करें और करते रहें तो रास्ते में जो भी मुश्किलात आए वो इवेंचुअली जाके उसका फल बहुत अच्छा होता है, बड़ा मीठा होता है. डिड यू नो कि ये लोगों को इतनी पसंद आएगी और दे विल लव यू एंड लव यू मोर एक्चुअली? तीफा के साथ ये था कि you know, since the beginning there was a feeling attached to it कि ये लोगों को, I mean it was that feeling कि यार this is meant to happen and meant to happen for good. तो जैसे from the first thought जो एहसन रहीम के साथ आई थी, मैं ये कहने लगी थी गाना आते हुए कि I think एहसन रहीम understood you the most. I think he does. He understands me the most. Yeah. And I hope vice versa. And he brought out हमारा nuances. शुरू से जो हम दोनों का कनेक्शन है ना, एहसन भाई का और मेरा, छन्नों के ज़माने से, that's I mean is inexplainable in words, but वो कोई बातें होती हैं जो कहे बगैर हम एक दूसरे से कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं. And you know, from the time that the first idea came, हम मसाले वाला खाना खा रहे थे अंदाज में रेस्टोरेंट में बैठे हुए, वहाँ से लेके till the time that we were both at the premiere watching people's reaction, it was just amazing and I felt really happy for him also because मैं शुरू से उनको कहता रहता था, एहसन भाई you're the best and you have to make a film, and it took me 5 years to convince him and to push him to this level. Actually, more than convincing, he needed a writer and a good script. So finally, eventually I sat down and I said, एहसन भाई I'm there, आए बैठे, and I sent him जो पहला सीन था ना, वो स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के साथ लिखा हुआ, उनको मैंने पहले कुछ 10 सफ़े लिखे भेजे. ही सेड कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है और तुम ही लिखो. सो आई सेड लेट्स राइट इट टुगेदर एंड देन ही केम ओवर और हमने अपने दोनों ने मेरी बेसमेंट में घर की, मैंने, एहसन भाई ने और दानिया, हमने अपने आप को 8 दिन के लिए हम लोगों ने बंद किया and we wrote the film in 8 days. The first draft, 100 pages were written. Before that, I had done my homework with screenplay writing and final draft और dialogues. वो तो कैसे हाँ वो पूरा एक scientific process जो screenplay के पीछे जाता है. But I'd say कि एहसन भाई की guidance and then Daniel and myself, and I spent a lot of sleepless nights
क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो, सोच रहे होते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें, your mind's always working, right? So there's a lot of work but fun. Finally it paid it off. Yeah. अच्छा चलो थोड़ा सा पीछे जाएं, बिल्कुल बचपन में जाएं. बिल्कुल. You are 3 brothers and you don't have a sister. हम्म, सबसे बड़े सबसे बड़ा. लाहौर में पैदा हुए. सारे यहीं पैदा हुए या बच्चे सारे ही. ओके लाहौर में. तो मैं सोची थी कि ये कैसे हुआ कि एक ही शहर में तीनों बेटे उन्होंने पैदा कर लिए. बस क्योंकि हम शुरू में लाहौर से ही हैं ना. हाँ. So she's been that very dedicated, sincere wife, mother, and 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी. पहला बच्चा मैं था 19 साल की उम्र में. अपने वो बीए की तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम की, और शी वाज एक्सपेक्टिंग मुझसे वो मतलब मैं उस वक्त मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी. और फिर जहन हुआ, फिर मेरे से 15 साल दानियाल छोटा है. सो यू नो एंड देन जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की है, तगदो की है, इट्स वी आर ऑल, मतलब वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए. एंड द वे माई फादर सपोर्टेड माई मदर, यस, यू नो, कि जो तुम्हें कि वो लेड बैक है. ही इज क्वाइट. He's just वो बड़े चिलर है. हाँ, वो सोफे पे वो बैठे हैं, हाँ, पढ़ रहे हैं और गुनगुना रहे हैं. सो ही यू नो उन्होंने कहा कि यार तुम मुझे याद है उस ज़माने में मेरी अम्मी जो थी, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एंड उस ज़माने में उन्होंने बाल अपने छोटे करा लिए और बिल्कुल बॉय कट था. तो जाहिर है अब एक लड़की के लिए वो जा रही है, बाहर जा रही है, और बॉय कट के साथ लोग देख भी रहे हैं और अजीब. तो वो आई थिंक माई फादर सपोर्टेड हिम एंड द वे ही सपोर्टेड हिम, एंड देन हाउ शी ऑल्सो. तो ये मियाँ बीवी का आपस में एक, मेरे ख्याल में हमें, मेरे नज़दीक बड़ा ही एक अच्छा रिश्ता उनका रहा है एक तरह से. और उन्होंने अपने बच्चों को. कैसे थे बचपन में? शरारती, सीरियस? मैं हाँ, क्योंकि बड़े थे ना. मैं बड़ा शाय और इंट्रोवर्टेड बच्चा था. अच्छा. और मैं अपने बेटे का अजान को भी वैसे ही देखता हूँ. मैं स्कूल का वो बच्चा था जो कॉर्नर में बैठा स्केचिंग कर रहा है, और मुझे दुनिया से एडजस्ट होने में, दुनिया में एडजस्ट होने में, और लोगों में, और उनके सोचने के तरीके में, और जिस तरह हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली टू बी कंफर्टेबल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज आई फेल्ट दैट देयर वाज, मुझे हमेशा लगता था देयर वाज सो मच ऑफ अनवांटेड एक्सप्रेशन एंड emotion and the feeling and expression of it, too much noise and unnecessary. And then I've sort of found my spot in there, and then I've found my spot to understand why and all of this is important and necessary, and not just deal with it but help others deal with it also, because I think that the more knowledge that you acquire of your mind and yourself and your being and your existence, the easier it becomes for you to navigate and float through life. So I feel that life should not be a struggle entirely, in pain and anguish. It should be a joy. It should be a joyful ride where each and every moment is spent in joy and gratitude. ये कब हुआ? ये कब पता चला? बस ये कुछ, ये एक लंबी जर्नी रही है. तो कहाँ छुपते थे? कहीं छुपते थे कि दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे, या अलमारी के किसी कोने में? अपने अंदर. तो अम्मी को पता था वो? अम्मी मेरा काफ़ी, उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने मुझे स्पीचेस तैयार करवानी शुरू की. स्कूल के जो डिबेटिंग कंपटीशन था, ताकि ये बच्चा लोगों को फेस कर सके, सामने अगर लोग बैठे हुए हैं. सो आई वुड डिबेटिंग कंपटीशन में लड़ता था, तो उसमें मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाती थी. लेकिन ज़ाहिर है वो एक रटा होता था कि, लेकिन उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, और आई थिंक शी हेल्प मी अ ग्रेट डील विद दैट. सो कितना टाइम लगा फ्रॉम दिस शाय बॉय तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? सो वो ट्रांजिशन इजी थी पहले दिन स्कूल का, या मुश्किल था? No, I was crying the first day. I was crying a lot on the first day. I still remember. And the first day I went to government college, or the all boys college. मुझे याद है वहाँ लड़के गंदी गालियाँ में एक दूसरे से बात कर रहे थे. मैंने कहा यार ये इस तरह बातचीत होती है. So that was another exposure. And then I went to National College of Arts, and over there was another exposure altogether. कैसे थे? टीनेजर थे तो? अबू से तो चंड भी पड़ी हुई है. किस बात पे?
आई थिंक एक दफ़ा अम्मी की बात नहीं सुन रहा था हाँ। और एक दफ़ा मैथ्स वो मुझे इक्वेशन समझा रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो शरारतें नहीं की? शरारतें, मेरा सारा फोकस जो था ना शुरू से वो लग गया था that I have to do something, become something, and I always had that calling inside me, which always used to tell me that you have to think and be beyond of what you're seeing around you, and that cannot come with casualism. कभी That's डांट नहीं पड़ी? बहुत दफ़ा किससे पड़ती थी, अब्बू से या अम्मी अब्बू से? से तो चंड भी पड़ी हुई है। हैं? किस बात पे? आई थिंक एक दफ़ा अम्मी की बात नहीं सुन रहा था हाँ। और एक दफ़ा मैथ्स वो मुझे इक्वेशन समझा रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। सो ही वाज वेरी हॉट टेम्पर्ड बैक इन द डे अच्छा। एंड I can't imagine that. yeah, now if you look at him like this man, but अम्मी जो थी बड़ा पेशेंटली उसको करती थी, बट अम्मी डांटती थी बहुत, बहुत नहीं लेकिन डांट लेती थी कि एंड बिकॉज वो दोनों एकेडमिक बैकग्राउंड से आए थे। तो तुम निकल जाते थे अपने ड्रीम वर्ल्ड में, क्योंकि बच्चे ऐसे जो होते हैं वो बेसिकली कहीं और रहते हैं। Yeah, so I was है ना? more, yeah. The child who used to be good at creative writing and imagining things. I was bad and have always been bad in maths and numbers. And I और could आर्ट draw. कब आई थी, किस उम्र में? 2 साल की एज में। आई रिमेम्बर अम्मी बताती कि अभी भी पहली दफ़ा जब हम जॉयलैंड गए थे तो वहाँ से वापस आके मैंने वो वहाँ पे डॉजिंग कार्स होती थी वो ड्रॉ की एट द एज ऑफ 2.5. So the artist was in there, and I used to see my father paint and his friends and colleagues and all of that. So that was always there. Did since you the ever beginning. sit in his studio Yeah. and quietly? Yeah, you No, I was. you created something while you were there. No, I always used to I would sit and observe, हाँ. and I would start creating on my own. Do you remember your first gift? क्या मिला था? Painting, Yeah. a book, okay. I remember first gift would be Colors, एक brushes. 3 पहियों वाली साइकिल Oh. का मुझे बड़ा शौक था, तो वो अब्बू ने ला के दी थी. And I also remember. Were you possessive? No. Did you share it with your brother? मैं पहला बच्चा था खानदान नहीं तो में. बट दूसरा बेबी. वो 5 साल बाद आया. अच्छा, then you had 5 years. हाँ, फिर वो जरा गैप था तो by the time उसको चाहिए होती थी मुझे नहीं चाहिए होती. So, Lucky him. yeah. So it was like that. So you just drew and कोई भी चीज देख ली और उसको फिर ड्रॉ कर बना दिया. दिया. That's how I started drawing people. And I think एक दफ़ा मैंने 8 साल की एज में अपने हमारे घर पे जो काम करता था उसका स्केच बनाया, सामने बिठा कर अब्बू को दिखाया तो he was in shock कि तुम्हारी ड्राइंग स्किल बहुत वो है. So then I started sketching comic books and superheroes and eventually, and I think that is how I discovered that this is the gift that I have, and how do I utilize it in order to earn money, because we didn't have money to spend like that. And my parents जितने भी उन्होंने मेहनत करते थे, जो काम करते थे सुबह से शाम, तो उन्होंने एजुकेशन में मुझे अच्छे स्कूलों में डालने के लिए वो, बट बाय द एंड ऑफ इट उसके अलावा कुछ उधार लेके घर वर बनाया. सो मेरे अंदर बहुत ये स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ गई दैट आई हैव टू गिव माय फैमिली अ कंफर्टेबल लाइफ. एहसास जिम्मेदारी. हाँ, एहसास जिम्मेदारी बड़ी जल्दी आ गई. सो जब मैं 16 साल का 17 साल का हुआ तो मैंने कहा कि आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग एंड बिकम एन अर्निंग हैंड. सो मैंने अब्बू से कहा कि द ओनली स्किल एंड टैलेंट दैट आई हैव इज दैट आई कैन ड्रॉ. सो व्हाट डू आई डू? एंड आई थिंक वो रिकमेंडेड एंड आई सेड कि मैं जिस तरह बाहर बैठते हैं मैं कई लोगों की तस्वीरें बनाना शुरू कर दूँ, पोर्ट्रेट्स. तो देन कासिम जाफरी जो कि कहकशां आंटी जो हैं मेरे वालिद साहब की कॉलीग थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, कासिम जाफरी पीसी के जनरल मैनेजर लगे हुए थे. अब आपने देखते जाना है कि कैसे चीज़ें ज़िंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता और इंसान की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें आती हैं. सो उन्होंने कहा यार तुम उससे जाके मिल लो, अपना काम ले जाओ, और अगर वो तुम्हें बैठने देता है पीसी में तो तुम बैठ के. तो मैं गया और मैं कासिम जाफरी के ऑफिस गया और मैंने कहा सर मेरे You were in NCA by then? नहीं मैंने एनसीए ज्वाइन नहीं किया था. एनसीए से पहले ही मैं अपना वो बनाना मैं अपना तो वो जल्दी में थोड़े कहा बताओ क्या करते हो. मैंने कहा ये मैं बनाता हूँ. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कल से अपने ईजर लगा लेना. अच्छा. मैं कहा अच्छा. सो दैट वाज कासिम जाफरीज लास्ट डे एट पीसी. Wow. So
वो ना होते तो शायद मैं पीसी में ईजल मैंने ना लगाया होता। अगर वहाँ ईजल ना लगा होता तो वहीं पीसी में बैठ के मैंने अपनी पहली कमाई शुरू की। पहले दिन 1500 रुपये कमा लिया। मैंने कहा 1500 रुपये और पहले महीने 30,000। 30,000 हमारे लिए खानदान में बहुत बड़ी अमाउंट। No, even for a young person of your age, yes. So वो पीसी में ही मुझे पहली दफ़ा मॉडलिंग की ऑफ़र हुई। नबीला और खबर याज एक दिन जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चा बैठा हुआ स्केचिंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कल हम एक शूट कर रहे हैं, तुम आओ। मैंने वो शूट किया। वहाँ से मुझे काम आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हुआ। वहीं पे मैं अपनी बेगम आयशा को मिला पहली दफ़ा। गालिबन मैं 19-20 साल का हूँगा और आज हमें आई थिंक हमें 19 साल हो गया। आयशा मुझे उस दिन बता रही थी, देखा हुआ साथ में। और वहीं पे और बहुत से लोगों से वहीं पे तुम आयशा के घर गए। आयशा के घर गया, वहाँ से वहीं पे तुम गा रहे थे। मैंने तुम्हें सुना। आप मिली, वहाँ से शरारत का गाना गाया। तो But why did you say to me at that time कि you want to be an artist और आप सिंगर नहीं बनना चाहते? Did I? Yes, do you know? And I said, well, if you become a singer, which I can see in you, you will be a star. और जब तुम स्टार बन जाओगे तो तुम्हारी पेंटिंग ज्यादा बिकेगी। पता नहीं पेंटिंग बिकी कि नहीं बिकी। लेकिन you could have said that. I could picture you saying that. And I vividly remember that when I was singing. जब ऑडिशन के लिए आए, क्योंकि मैं यहाँ पे एतराफ़ इस चीज़ का कर लेता हूँ। अब मुझे जाहिर है इश्क हो गया था। तो मैंने कहा यार अब इसके माँ बाप को मैं इनके दिल कैसे जीतूँ। तो मुझे पता चला कि जो उसके वालिद साहब उनको गाने का शौक़ है। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम गाते हो। तो मैंने कहा जी। तुमने कहा ठीक है, फिर मेरे घर तुम गाओगे, मैं लोगों को कुछ इन्वाइट करता हूँ। मैंने कहा मारेंगे अगर मैं बुरा गाया तो ये तो खैर फिर आप सब लोगों को इन्वाइट किया है। एंड आई गॉट टू मीट all of you lovely people there. So music कैसे आया? How did music come in? Music आया I think बचपन से। I used to listen to my father and his friends. वो घर पे ना महफिलें होती थी हारमोनियम लेके। पुरानी गज़लें, पुराने गाने और शेर व शायरी। शानवाज़ ज़ैदी साहब, इसरार चिश्ती साहब और मतलब पढ़े लिखे लोग जो जिनका ताल्लुक लिटरेचर से था, मौसीकी से था, वो बैठ के गुफ्तगू हो रही है। के.एल. सहगल भी गाया जा रहा है, मेहदी हसन खान साहब भी, बड़े गुलाम अली भी, तो किशोर कुमार भी, तो हिम्मत कुमार। तो वो सुन के आई थी बचपन में। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब था तो वहाँ 16 बरस का हूँगा और वहाँ म्यूज़िक सोसाइटी थी, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी। वो एक दिन में चलता किसी ने कहा यहाँ भी म्यूज़िक। तो मैं वहाँ अंदर गया तो फ़ारानी साहब वहाँ होते। तो वहाँ जाके बैठा, उन्होंने कहा टेस्ट दो तुम पहले कि तुम में एडमिट। इससे पहले कभी किसी के लिए नहीं गाया था? बाथरूम में गाया था? बाथरूम में गा लेता हूँगा आई थिंक शायद। बट बिकॉज़ बीइंग अ शाय पर्सन मुझे तो बिल्कुल ही गाने से तो हाथ कांपते। अच्छा। तो उन्होंने कहा तुम टेस्ट दो कौन सा गाना तुम्हें। तो मुझे याद है मैंने गाना मैंने अब्बू को गाते हुए गाना सुना तो थोड़ा सा मुझे याद था। तो वो गाना था तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार। वो गाना मैंने वहाँ गाया, बुरा ही गाया था, इतना अच्छा तो नहीं था। तो वो लेकिन उन्होंने मुझे रख लिया। फिर वहाँ से आई थिंक हर थर्सडे को वहाँ पे होता था कि लोगों को बुलाते थे और जो सिंगर को तैयार करवाते थे कि एक गाना वो उनके सामने गाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। फिर कॉलेज के फंक्शन में गाया। फिर हमने एक बैंड बनाया। उसमें जो मेरे दोस्त थे ना वो थे ज़रा रॉकर और अंडरग्राउंड रॉक स्टार्स। और ये एक उस ज़माने में यार आपको एक लाहौर में बड़ा कल्चर था अंडरग्राउंड बैंड्स का, जहाँ लेड ज़ेपलिन, फ्लॉयड और मेटालिका के बाबर पीरज़ादा भी था, डॉग ट्रैक एक बैंड था, ट्रिप एक बैंड था। सो हम देखते थे कि यार फवाद खान और ईपी भी था, तो इन लोगों का सारा। तो हम देखते थे कि यार ये इतना बैंड बनाना और उसका उन इवेंट्स पे। मैं एक देसी पेंडू बचा था कि यार ये इस दुनिया से बिल्कुल ना वाकिफ़। तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा यार अगर इन होना है ना क्राउड में तो फिर एक बैंड होना चाहिए और अंग्रेज़ी गाने गाने। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जाके वो सुनना शुरू किया पिंक फ्लॉयड और लेड ज़ेपलिन। अब वो बिल्कुल एक डिफरेंट म्यूज़िक था। वो मुझे तो पहले समझ ही ना आए
कि ये क्या है और ये करके गा रहे हैं चीखें. So then I उस And म्यूजिक से headbanging, वो बड़ी in हेड थी, बैंगिंग और हाँ. सारा. और सूटे लग रहे हैं वहाँ कॉन्सर्ट्स पे में, धुएं आ रहे हैं लोगों के बबक्के कि ये क्या हो रहा है यार. सो उस म्यूजिक से तो थोड़ा वहाँ से फिर मेरी आई वाज 16 देन, सो वी मेरा बैंड, वी डिड 2 कॉन्सर्ट, सो वहाँ से भी बड़ा देन स्टेज Confidence का आया. सो देन ईस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड देन वेस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक दोनों को गा के जब मैंने प्रैक्टिस करना और गाना स्टार्ट किया तो वो उन दोनों का जो है वो उसमें वो एक तरह से गाने का शौक भी आया, नॉलेज भी आया थोड़ा बहुत. What were you thinking at that time? क्या सोचे थे, क्या ख्वाब देख रहे थे कि मैं क्या करूँगा और क्या बनूँगा? I was that from that point onwards, I could just see myself on stage, be recognized, and a moment in a day when I'll be on stage singing my own songs and not covers, and people would know them by heart and sing along. And then that day came when I was on stage. पहला कॉन्सर्ट जब हुआ था तो क्या फील हुआ था? लाहौर पीसी में हुआ था और छन्नो आया था उस वक्त, हुक्का पानी रिलीज हुई थी. नाउ अब मैंने कहा यार अभी 2-3 हफ्ते हुए हैं एल्बम रिलीज हुए, पता नहीं लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी. और वो कॉन्सर्ट में पहले से डेली टाइम्स मैगजीन, सनम तासीर थी, उन्होंने मुझे पहले से ही साइन अप कर रखा था जब छन्नो रिलीज नहीं हुआ था. तो मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, 200-150 बंदा होगा, गा के आ जाऊँगा. जब मैं स्टेज पे गया हूँ तो कुछ 4,000 या 6-7 हज़ार लोग थे, और क्योंकि उसमें सिर्फ कपल्स अलाउड थे कि खाली बॉयज़ आ भी नहीं सकते थे, तो मैंने देखा कि पेशावर से, कराची से लोग फ्लाई इन करके आए हुए हैं. व्हेन आई स्टेप्ड ऑन द स्टेज एंड आई सॉ पीपल screaming my name and I was like, what? This has happened? And they knew all the songs and they were singing along. And then that day the dream was realized. You knew that this is it. Yeah. हाँ? I knew that this is it. Yeah. तो एक्टिंग में क्यों फिर when you were doing Yeah. So अब वो एल्बम बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए भी पैसे चाहिए थे. So while I was earning some money from sketching and all that, I needed to make inroads into the world of showbiz and understand, because मैं किसी को जानता ही नहीं थी फैमिली showbiz से, इस फील्ड से. सो कुछ मॉडलिंग से फिर एक्टिंग की ऑफर आई, कांच के पार एक प्ले था, वो किया, मरासिम, कॉलेज जीन्स, तो वहाँ से भी कुछ थोड़ी बहुत पॉकेट मनी, कहीं से 15,000 मिल गए, कहीं से 2,000 मिल गए एक एपिसोड के. तो करते करते जो है वो आई वाज जस्ट मेकिंग माय वे इनटू फॉलोइंग माय ड्रीम. थिएटर किया. I think I saw you in a theater play. Yeah. 10 things हाँ. you hate about me, I hate about you, something like that. Yeah. So that musical I और did. फिर इस सारे दौरान when you were struggling Yeah. and becoming a star in the process, पेंटिंग कहाँ गई? पेंटिंग साथ साथ थी. अच्छा. पेंटिंग लेकिन NCA की हद तक ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने कहा यार मैं और कुछ नहीं पढ़ सकता, मैं पेंटिंग पढ़ लेता हूँ. Because anything else I'll put my mind to it and it'll just be a waste. मैंने कुछ बनना तो है नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर. सो पेंटिंग फिर मैं NCA में करता था, और उसमें यह था कि अगर हमें असाइनमेंट मिली है कि एक हफ्ते के अंदर आप लोगों ने ये पेंटिंग बना के आनी, तो मुझे अपनी पहली प्रैक्टिस से इतनी मेरी स्किल तेज़ हो गई थी कि आई वुड कॉल अप माई क्लास फेलोज एंड से कि यार वो कल सुबह क्या असाइनमेंट देनी थी. तो कहते थे कि हम तो हफ्ते से कर रहे हैं, तो मैं अभी तक तैयार नहीं की. मैं कहता था नहीं. So they would say कि एक पूरा पोर्ट्रेट स्केच बनाना है. So I would overnight make it and जाके. और उस पूरा हफ्ता क्या कर रहे होते थे? काम, दिन रात काम. Yeah. So and then I would कॉलेज जाता था NCA से मैं वापस घर जाके I think खाना खाया, आधा घंटा नैप लिया. फिर मुझे उस ज़माने में एक्टिंग मॉडलिंग के लिए था कि बॉडी बनानी है. फिर जिम चले गए. फिर मैं शाम को पीसी चला जाता था और रात को 11-12 बजे आता था, 2 बजे सोता था, 4-5 घंटे सो के फिर कॉलेज. तो दिस वाज म्यूजिक के फ्रॉम जस्ट डूइंग कॉन्सर्ट्स एंड बिकमिंग अ स्टार, सीरियस कब हुए कि ये रियाज मांगता है और उस्ताद भी चाहिए? ये कब हुआ? एक्चुअली NCA वो जो गवर्नमेंट कॉलेज से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, रियाजत की थी, बहुत हल्की फुल्की. फिर हमारी ईस्टर्न सोसाइटी थी NCA में, वहाँ पे थोड़ा बहुत, लेकिन आप समझ लें कि जो एक्चुअल था ना कि यार ये सीरियस काम है और इसको मुझे सीरियसली इसमें और ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, वो आप समझ लें कि हिट होने के बाद जब
हिट हो गया, अब स्टेज पे अब गाना गाना है आपको, और आपको हर तरह के गाने गाने आगे जाके, यू हैव टू ग्रो एंड यू हैव टू लर्न मोर। और आप यही तो नहीं कि आप सारी ज़िंदगी छन्नो ही गाते रहेंगे। सो देन दैट रियली बिकेम अ पैशन। फिर मैं क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ, और वो जो लोग जिनको इदराक है इस चीज़ का, क्लासिकी मौसीकी का, और इंटरनेशनल सिंगर्स, उनका सिंगिंग स्टाइल स्टडी करना शुरू किया, रियाज़ करना शुरू किया, अपनी आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक वे में, उसकी हिस्ट्री, कि ये क्लासिकल म्यूज़िक जो आवाज़ लगाना है ये आया कहाँ से, क्या ये बस खड़े हो के आ करते रहना है, या इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से भी है। सो फ्रॉम दैट एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड कनेक्टिंग टुगेदर, दैट ऑल आर्ट, नॉट जस्ट ऑल आर्ट फॉर्म्स आर कनेक्टेड टुगेदर, लेकिन उनकी प्रैक्टिस इज ऑल्सो, तपस्या इज ऑल्सो कनेक्टेड। द ह्यूमन माइंड व्हेन इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, वेदर यू सिट डाउन और आप सराई कढ़ाई आपने स्टार्ट कर दिया है, या आपने पेंटिंग का एक कौन सा पेंट का शेड कितनी इंटेंसिटी से, या एक लाइन सीधी कैसे लगाने के लिए हाथ कांपना नहीं चाहिए, कैसे वो सीधी लाइन आनी चाहिए, क्या टू द पॉइंट के सुर सीधा लगा के कैसे असर देना है, it's all connected to each other, and it all goes back to the point when it actually connects to the higher force, which is the biggest creator. And when you come into the zone of creating something, the best form of creation is when you're actually connected to that source, and from there it all comes, and that is pure creation that stays for a much longer time and makes a much deeper impact into a person's heart. झूम जो मेरा गाना था वो लिखा उस दौरान था जब आयशा वॉज एक्सपेक्टिंग विद आज़ान। सो तब मैंने ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ रंग में देखना शुरू किया, तो तब लिखा कि मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, सोनी के बालों में, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। तो ये अवेयरनेस कब शुरू हुई? ये This came after you had your first baby? I think Does it happen when you hold the child in your arms? शुरू से आई थिंक दैट इज़ वो जो उससे बड़ी आपको फीलिंग ऑफ क्रिएटिविटी या क्रिएशन की तो नहीं आ सकती, है सॉर्ट ऑफ डिविनिटी, जहाँ खुदा का एक आपको, आपने अपने हाथ में अपना बच्चा पकड़ा हुआ है, तो इट्स जस्ट एन अ फीलिंग विच इज़ इनडिस्क्राइबेबल इन वर्ड्स। बट आई वुड से कि हाँ, उसके बाद कुछ नए दरवाजे खुलते हैं, कुछ नए रास्ते खुलते हैं। झूम जो मेरा गाना था वो लिखा उस दौरान था जब आयशा वॉज एक्सपेक्टिंग विद आज़ान। सो तब मैंने ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ रंग में देखना शुरू किया, तो तब लिखा कि मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, सोनी के बालों में, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। तो वो ज़िंदगी की उन चीज़ों के बारे में कि ज़िंदगी को किस किस तरह, किस किस मोड़ पे, किस किस रंग में देखा, और जब वो जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरी, कि जब मेरे करीब ज़िंदगी आती है और मेरे अंदर ज़िंदगी और उसका नूर आता है, तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले। सो यहाँ पहुँचने के तक ये बीच में क्या आवाज़ें थी? You were listening to what your mother said, yeah, what your father said, and how could you keep yourself going on this path? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल रास्ता है ये शोबिज़ का और स्टारडम का। What kept you going? किस किस्म की ट्रेनिंग थी? क्या कहा था उन्होंने बचपन में? क्या सुना था? आई थिंक ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो वहाँ से मैंने हासिल की वो ये था माँ बाप की तरफ से कि नॉलेज को परस्यू करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ो। अबू ने कुछ किताबें ला के दी, कुछ सवाल थे जो सवाल सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्यों हूँ। And I used to always question things. I've never actually believed in something without questioning it. And after finding answers, not all of them, but being on a path of questioning and finding answers and then modifying those answers and being in that process in itself is creativity. You're creating a lot while you're in that process. I'm not saying that I would
or anyone would probably have the ultimate answers to everything. But just being in that process is fantastic, because that is the process that started everything, the universe, and from where everything started, and that is going to go till the end, if there's anything like the end of finite. मगर ये जो जर्नी है, और इसमें और बहुत कुछ होता है, उससे कैसे बचते रहे हो? क्योंकि स्टारडम की अपनी डिमांड्स हैं, कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है, अब खुद को पता भी नहीं होता और आप खिंचे चले जाते हैं उस मैडनेस में. उसको किस तरह, वो सेन हेड किस तरह रखा? हाउ डू यू कीप दैट योरसेल्फ? यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि आप अपने आप को इस रास्ते पर चलाते हुए और स्टार बनते हुए उससे किस तरह बचे हुए, जो इतना कुछ इर्द गिर्द हो रहा होता है? So once you understand that the two realms that, क्योंकि यू नो सक्सेस भी है और फेलियर भी है. so once you understand that there are two things that you need to keep in account. One is the external world, that is a perception that is created in your mind by your five senses. When you see something, when you hear something, when you taste something, and when you smell something. So there's an external world that opens up. उस external world की भी एक अपनी जर्नी है, जहाँ पे लोग डिफरेंट शोबों में डिफरेंट तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, और उस वर्ल्ड के अंदर हज़ारों साल के इर्तिका के बाद इंसान इंडस्ट्रियल ईरा से गुजरने के बाद, एग्रीकल्चरल ईरा से गुजरने के बाद आज एक कैपिटलिस्ट ईरा में रह रहा है, जहाँ पे कैपिटलिज्म का ये एक बेसिक फंडामेंटल उसकी एक बाय प्रोडक्ट है ग्रीड, और द थर्स्ट एंड hunger for money, because people have been programmed to think that money will bring them the ultimate happiness and peace. So everybody is operating on that level. Now you need to understand that this is why people are operating in that manner. So when you start seeing the external world in that larger context, you start to understand the people and the profession and everything that goes with it. So which gives me the understanding कि Ali Zafar, तुम इस वक्त from 1980 till whenever you die, you're born in this body, this height and this skin, and you're now living in this country amongst these people, in this time in era, as an artist, as a who they say is a star, and we want to see him look good and smile and behave. So जब बाहर जाओ तो कुछ अच्छा पहन लिया करो, तो जब काम पे जाओ तो वक्त पे चले जाया करो, मेहनत से काम कर लिया करो, और इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में रहो, और इस दुनिया को जितना कुछ दे के जा सकते हो चले जाओ. लेकिन उसके साथ साथ एक अंदर की दुनिया है, वही है सब कुछ असल में. क्योंकि जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं और जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको उसकी आ जाती है, तो बाहर की दुनिया तो फिर गालिब ने कहा बाजी चाहे फाल है दुनिया मेरे आगे, यानी कि जो लोग देख रहे हैं बच्चों का खेल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे. ठीक, तो वो अब उसको आप फिर एक और तनाजुर से उस चीज़ को देखेंगे. सो अंदर की दुनिया में जब आप चले जाते हैं तो सारे जवाब जो है सब सवालों के वो अंदर ही है. मगर ये जो बाहर की दुनिया है, कभी मन अपने विच वड़िया नहीं, पज पज वड़ना है मंदिर मसीती, कभी मन अपने विच वड़िया नहीं. वो मन के अंदर ही सब कुछ. तो अपने आप को कैसे बचाया? और यहाँ तक अपने मन तक पहुँचने में तो इतना टाइम लगता है, कुछ उसके दौरान तो पूरा सफ़र हो रहा था. कुछ बेसिक 1 2 3 करके टिप्स दे सकता हूँ. एक तो ये कि अपने आप को हमेशा फैज़ वाले लोगों की सोबत में रखो. उन लोगों से किनारा कशी कर लो जो तुम्हें अपने अंदर से दूर लेके ऐसी तगदो या ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे इस्तराब है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है और कंपटीशन है कि देखो तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम नंबर 2 हो जाओगे, तो यू हैव टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम. ये नंबर 1 क्या होता है? देयर इज़ नो सच थिंग एज नंबर. ये तो एक आइडिया प्लांट किया गया है आपके दिमाग में कि यू हैव टू बी ऑन टॉप. बच्चे को तुम स्कूल में नंबर 1 आओगे तो तुम बेस्ट होगे. नहीं,
that doesn't define the human being or the person that you will eventually become. A lot of children who've been in the first positions in school and other places in life have failed miserably in their actual life and in their relationships with people now, and which is why they're unhappy. ऑक्सफोर्ड की अभी रिसेंट एक स्टडी, एक रिसर्च आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, 70 साल की रिसर्च, जिन्होंने 70 साल के अरसे में से पहले से बहुत से लोगों को उसमें डाल दिया था, डिफरेंट शोबों के, डिफरेंट एज ग्रुप्स के, कि हैप्पीनेस किस चीज़ से आती है. तो उसका रिज़ल्ट और उसके जो थी वो यही अखज़ किया गया था कि इंसान की खुशी का दारोमदार इंसानी रिश्तों की क्वालिटी पे है. ये उसका आखिर था. सो वी आर इन्वेस्टिंग इन थिंग्स विच कैन नेवर गेट अस पीस एंड हैप्पीनेस. एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड रिलेशनशिप्स विद अ वर्चुअल वर्ल्ड through social media and our cell phones, and we completely ignoring the actual human beings and relationships. Now people are wanting, I see and I feel very sad that people are wanting validity on Facebooks and Twitters and social media. That look, I'm so pretty, like me. Look, I'm here right now. And we're all a part of it. I'm no better. I will be better if I have more likes and followers. So 4 दोस्त थड़े में रात को बैठे, या 4 लड़कियां ख़वातीन जो अभी भी वैसे भी बैठ के आप यू वेंट इट आउट. तो ये सारा जो है, ये ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये बड़े डिफरेंट प्लेटोज पे, प्लेटफॉर्म्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं. बट एज आई वाज सेइंग, इट ऑल इवेंचुअली कम्स डाउन टू दैट वन स्पॉट. कहते हैं एक नुक्ते जगह ला के मुक दी, वो नुक्ता आपको ढूंढना होता है. अस्सलाम वालेकुम. स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा के सेट पर मौजूद हूँ. आप जानते हैं हर हफ्ते कोई ना कोई यहाँ बैठा होता है और हम खूब गपशप करते हैं, दिल की बात करते हैं, है ना. मुझे I don't have words to thank you, to tell you that how touched I am by your wonderful, wonderful messages. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं वो मैसेजेस आपके सामने पढ़ूं जो मुझे बहुत अच्छे लगे. सारे अच्छे हैं, आपकी सजेशंस अमेजिंग हैं, आपके क्वेरीज अमेजिंग हैं. आप जब इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर सजेस्ट करते हैं कि किस किस को बुलाऊं, वो भी मेरे दिल को अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, आप एक एक बात सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं और आप एक लाल बटन दबा के फटाफट सब्सक्राइब करते हैं. मुझे अच्छा लगता है. और आपको पता है कि आप कितने सब्सक्राइबर्स हो गए? 3 लाख हो गए. बट आई वॉन्ट मोर. सो जल्दी जल्दी बस बटन दबाते रहें और सब्सक्राइब करते रहें. लेकिन एक बात और भी बताना है कि ये जो 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ना, इनमें से 50% ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं सब्सक्राइबर्स, और ज़्यादातर इंडिया में भी हैं और चाइना में भी हैं, विच इज़ सो अमेजिंग. और ऑफ कोर्स नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में तो हैं ही, और मिडल ईस्ट में भी हैं. और मिडल ईस्ट के लोग तो बहुत मज़े मज़े की बातें लिख के भेजते हैं. आज मैंने हिना अल्ताफ़ का जो इंटरव्यू किया था, उस पर मूमल सिंह ने इंडिया से एक मैसेज भेजा है, which I thought I would share. She says, Samina ma'am, I always wanted to pick one episode, one precious moment among all but couldn't. I feel that I am at loss of words when I want to express my gratitude for you. Thank you, I'm blessed. It's not only a show, but it teaches all of us to live, be happy, work to achieve something and care for our fellow beings. There has been a constant, motivating, soothing voice of yours, which gives us a lot of lessons. That's sweet. I remember I started watching Pakistani dramas because of you, because of the poise, dignity, simplicity that you had. You are a gem to the industry, and I am extremely thankful and lucky to watch and learn from you. Thank you for all of it. I wish if I could grow up to be like you. Oh, bless you, Meri Jaan. Your words have transcended into peace when I was in turmoil, dejected, depressed, and in tears. We all wish to see you more. Lots of respects and love from India. I'm touched and honored and humbled. Thank you so much for your kind words.
आई ट्राई माई बेस्ट मेरे हर शो में कोई ना कोई ऐसी बात हो जो आपके दिल को छुए, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, जिससे आपको ज़िंदा रहने का और हौसला पैदा हो। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इट्स वर्थ लिविंग, है ना?